अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। हम लास्ट क्लास में भी ऑर्थोसिस की बात कर रहे थे, इस क्लास में भी हम ऑर्थोसिस ही के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर नी से लेके फुट तक का इशू हो तो उसके लिए हम उनको नी एंकल फुट ऑर्थोसिस रिकमेंड करते हैं, जो कि पिक्चर में ये है। इसकी कॉमन इंडिकेशन है स्पाइना बिफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, पैराप्लीजिया और पोलियो। स्पाइना बिफिडा ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी माँ के पेट के अंदर ही ऐसे सब्जेक्ट्स की वर्टिब्रा के अंदर इशू हो और वो ठीक तरीके से ना बन सके, उन पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम ये ऑर्थोसिस रिकमेंड करते हैं। उसकी रियल पिक्चर आपके सामने है। माँ के पेट के अंदर कैसी पिक्चर होती है और अल्टीमेटली बच्चा जब बॉर्न हो जाता है तो उसकी कमर में क्या इशू होता है जिसकी वजह से ऑर्थोसिस रिकमेंड किया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट सेरेब्रल पाल्सी। ब्रेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इशू हो सकता है, बिफोर बर्थ में भी इशू आ सकता है कि ब्रेन कंप्लीटली ठीक तरीके से डेवलप ना हो, उसकी वजह से बच्चे के अंदर चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो ठीक तरीके से नहीं चल पाता। उसके लिए भी हम ये ऑर्थोसिस रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आप ये नोटिस कर सकते हैं इस बच्चे के हाथ और पाँव को, इसके हाथ देखें बो टाइप का और उसके लेग देखें। सिमिलरली ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर लोअर लिम्ब, कंप्लीट लोअर लिम्ब के अंदर प्रॉब्लम हो, वो ठीक तरीके से ना चल पाएँ, तो उसके लिए होता है हिप, नी, एंकल फुट ऑर्थोसिस, जिसको हम रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस भी कहते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये कौन इस्तेमाल करता है? पैराप्लेजिक पेशेंट इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर लोअर लिम्ब एक तरीके से ठीक तरीके से काम ना कर सकें। बट ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट थक जाता है। ऐसे डिज़ाइन के वजह से सब्जेक्ट ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, मगर फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज के बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो और एक्सरसाइज के पर्पज़ के लिए ये सब्जेक्ट ये पहनते हैं, RGO पहनाया जाता है। ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर फिंगर्स के अंदर आर्थराइटिस डेवलप्ड हो जाए उसके लिए फिंगर ऑर्थोसिस होते हैं। इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थरोसिस, जो कि प्रिवेंट करता है डिफॉर्मेशन को। इसकी दो टाइप्स हैं। ये प्रॉब्लम है जिसका नाम है बोटोनिया डिफॉर्मिलिटी। बोटोनिया डिफॉर्मिलिटी के अंदर ये होता है कि जो डिप और पिप है, डिस्टल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, इट्स अ डिफॉर्म position of the fingers or toe in which the joint nearest to the knuckle से जो joint नज़दीक है जिसको हम कहते हैं proximal interphalangeal joint PIP, ये permanently bend हो जाता है towards palm, while the farthest जो दूर joint है जिसका नाम है distal interphalangeal joint जो कि dip कहलाता है, ये bend होता है backward। इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे भी क्लियर समझ में आएगी और इस बात को मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला जो जॉइंट है ये जॉइंट ऊपर की तरफ जाता है और इसके बाद वाला जो जॉइंट है यानी ये वाला जॉइंट ये नीचे की तरफ आता है। ऐसी अगर फिंगर की कंडीशन हो गई है तो उसको हम कहते हैं बोटोनियर। सिमिलरली ये देखिए ये बोटोनियर है। ये बोटोनियर के अंदर ये है कि ये वाला जो जॉइंट है ये ऊपर की तरफ है और ये वाला जॉइंट नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये पैटर्न क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज टेंडन टियर कर गया, मसल्स के अंदर कोई मसला है। दूसरी प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं स्वान नेक। स्वान नेक और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है बोटोनियर। बोटोनियर के अंदर ये जो पहला जॉइंट आएगा ये जॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा और स्वान नेक में यही जॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। बोटोनियर में ये वाला जॉइंट नीचे की तरफ जाता है, स्वान नेक में ये वाला जॉइंट ऊपर की तरफ आता है। स्वान नेक के पेशेंट की आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर आप देखें तो ये वाला जो जॉइंट है ये वाला जॉइंट ऊपर की तरफ है और ये वाला जॉइंट नीचे की तरफ है। ये वाला इसको हम कहते हैं फ्लेक्स डिप जॉइंट। ये जॉइंट जो है ये फ्लेक्स हो जाता है जिसको हम कहते हैं डिस्टल, और ये प्रॉक्सिमल जॉइंट है ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है यानी ये नीचे की तरफ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो के अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं टेनिस प्लेयर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टेनिस खेलने की वजह से।
उसके लिए भी हम ऑर्थोसिस पहनाते हैं, जिसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो के अंदर लेटरल एपिकॉन्डाइल जो होता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल यानी जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट से जो मसल निकलता है वो मसल टियर होने लगता है, क्योंकि लॉन्ग टेनिस प्लेयर ज़्यादातर टेनिस खेलने की वजह से ये वाला मसल टियर हो जाता है, जिसकी वजह से टेनिस एल्बो कहा जाती है। इसकी वजह से ये लोग ऑर्थोसिस पहनते हैं। सिमिलरली ऐसे सब्जेक्ट जिनको सर्वाइकल में इशू हो, गर्दन की डिस्क स्लिप कर जाए या सर्जरी हो या कोई दूसरा मसला हो, उसके लिए ये सब्जेक्ट स्कॉलर्स पहनते हैं। सिमिलरली सर्वाइकल थोरेसिक ऑर्थोसिस, सर्वाइकल में भी इशू है, थोरेसिक में भी इशू है, तो उसके लिए ऐसे ऑर्थोसिस पहनाए जाते हैं जो कि C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा 1 तक बॉडी को एड करते हैं। सिमिलरली थोरेसिक लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस, जो कि थोरेसिक रीजन से लेकर सैक्रम रीजन तक रहता है। स्लिप ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर अनदर, ये पूरी बोन, ह्यूमन बोन, पूरा बैकबोन का स्ट्रक्चर एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से कंटिन्यू है, यानी एक को अगर हम मूव करेंगे तो दूसरी चीज़ भी मूव हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम ये ऑर्थोसिस पहनाए जाते हैं। सिमिलरली लंबर थेरोसिक फ्रैक्चर अगर होता है, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर इशू होता है, तो ये प्रॉब्लम होगी। लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस, जिसको हम LSO भी कहते हैं, बाज़ लोगों के एक्यूट बैक पेन होता है वो ये पहनते हैं और सर्जरी के बाद भी ये पहनाया जाता है। सिमिलरली सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस, जिसको हम ये कहते हैं CTLSO, इसकी कॉमन इंडिकेशन है लॉर्डोसिस, किपोसिस, स्कीलियोसिस। इसके अंदर होता ये है, स्कीलियोसिस के अंदर के जो स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि ये कर्व और टर्न हो जाती है। नॉर्मल स्पाइन ये है। अगर एक सब्जेक्ट के अंदर किपोसिस डेवलप होता है तो किपोसिस के अंदर स्पाइन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो जॉइंट है, ये पीछे की तरफ आने लगता है, जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आएगा। ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ये कुंभ निकल जाती है, कमर का ये वाला हिस्सा बाहर आ जाता है। लॉर्डोसिस के केस के अंदर स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए थी ये वाली, मगर स्पाइन स्ट्रेट नहीं आती, बल्कि स्पाइन थोड़ी अंदर की तरफ कर्व हो जाती है टूवर्ड्स स्टमक। इसकी वजह से सीना बाहर निकल जाता है सब्जेक्ट का, इसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। तो इन तीनों केसेस के अंदर सब्जेक्ट को ये ऑर्थोसिस पहनाया जाता है। स्क्लियोसिस के पेशेंट जिनकी स्पाइन के अंदर कर्व ज़्यादा होता है या अलाइन नहीं होती, तो उसको हम 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम की मदद से कंट्रोल करते हैं। 3 पॉइंट प्रेशर सिस्टम यानी एक पॉइंट, जिसको ये पॉइंट ऑफ पाइवट भी कहलाएगा, ये फल्क्रम भी कहलाएगा। इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोर्स आर्म, राइट। वैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस फोर्स आर्म कहलाता है। जितना ज़्यादा फोर्स आर्म होगा या मूवमेंट आर्म होगा, उतनी कम फोर्स चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनकी स्पाइन टेढ़ी होती है, उसके अंदर हम ऐसा सिस्टम इंगेज करते हैं और उसकी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करते हैं, मगर ये बहुत एक्यूरेटली मेजर होता है कि कितनी फोर्स लगाई जाएगी और किस जगह पे, कौन सी सर्वाइकल पे पॉइंट ऑफ पाइवट यानी फल्क्रम बनाया जाएगा, ताकि वो स्पाइन ठीक हो सके। लीवरेज का मतलब यही है कि एक पॉइंट ऑफ पाइवट है जहाँ पे मोशन होगा और उससे दूसरे पॉइंट का जो दरमियान है वो है फोर्स आर्म। तो ये फोर्स आर्म और जो फल्क्रम का पूरा सिस्टम है वो एक तरीके से लीवरेज कहलाएगा। लीवरेज का मतलब है स्पेस कितना मिलेगा मूव करने के लिए स्पाइन को। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको हम ये चीज़ पहनाना चाहते हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम लेंगे, पॉइंट ऑफ फल्क्रम टेस्ट करेंगे कि सब्जेक्ट पे कहाँ कहाँ होना चाहिए, और फिर वहाँ पे स्क्रू मैकेनिज्म की मदद से उसकी स्पाइन को ठीक किया जाएगा। स्क्रूज़ की रोटेशन देके, यानी 2 दफ़ा रोटेट किया गया तो स्पाइन थोड़ी ठीक होगी। फिर सब्जेक्ट को कहा जाएगा कि फिर आप इसी कंडीशन के अंदर 2 हफ्ते गुजारें। बॉडी जब यूज टू हो जाएगी, उसके बाद ऐसा सब्जेक्ट वापस डॉक्टर के पास आएगा, फिर स्पाइन को ठीक करने के लिए 2 रोटेशन और उन स्क्रूज़ की होगी, ताकि स्पाइन जितनी हो सके ठीक हो जाए। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें एड हैं, यानी ये सपोर्ट करेगी, 100% क्योर नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।